हाय एवरीवन, वेलकम टू स्पार्क नेसिंग क्लासेस। आज हम डिस्कस करेंगे अबाउट मेंस्ट्रुअल साइकिल। तो मेंस्ट्रुअल साइकिल क्या हम देख लेंगे। देखो, मेंस्ट्रुअल साइकिल साइक्लिकल चेंज होगा। वो तो एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के अंदर रिपीट हो जाएंगे। तो जैसे जो रिपीटेड प्रोसेस चल रहा है रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स में, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के अंदर, वो है मेंस्ट्रुअल साइकिल। तो इन जनरल मेंस्ट्रुअल साइकिल के अंदर मेनली टू ऑर्गन्स के अंदर चेंजेस होगा। वन इज इन द ओवरी और अनदर वन इज इन यूट्रस और यूट्राइन एंडोमेट्रियम। तो ये जो मेंस्ट्रुअल साइकिल के अंदर ये दोनों ऑर्गन्स के अंदर काफी चेंजेस आएंगे, अलग अलग पेसेस में चेंजेस होगा। वो सारे चेंजेस क्या है, पेसेस क्या होगा, इन डिटेल हम डिस्कस करेंगे आगे मेंस्ट्रुअल साइकिल के अंदर। तो मेंस्ट्रुअल साइकिल क्या है? व्हाट इज मेंस्ट्रुअल साइकिल? Menstrual cycle is a hormonal process a woman's body goes through each month to prepare for a possible pregnancy. Actually मंथली साइकिल चल रहा है। तो एवरेज टाइम पीरियड का बात कर, हर केस में तो मंथली नहीं होगा, थोड़ा बहुत वेरिएशंस आ सकता है। फिर भी हम एज एन एवरेज टाइम पीरियड 28 डेज कंसिडर करेगा मेंस्ट्रुअल साइकिल में। एवरेज जो ड्यूरेशन है 28 डेज। तो एवरी 28 डेज या एवरी मंथ क्या होगा, हॉर्मोन्स में काफी चेंजेस आएंगे। अलग अलग हॉर्मोन्स मेंस्ट्रुअल साइकिल के अंदर जो इन्वॉल्व है, वो सारे चीज क्या है हम लेटर डिस्कस करेंगे। अलग अलग हॉर्मोन्स आएंगे अलग अलग टाइम पीरियड में। तो उससे रिलेटेड, वो हार्मोन से रिलेटेड काफी चेंजेस आएंगे। ओवरीज के अंदर चेंजेस होगा, और जैसे है ना, यूट्राइन कैविटी और यूट्राइन एंडोमेट्रियम में भी जैसे सिमिलरली कुछ चेंजेस आएंगे। तो वो सारे चेंजेस हार्मोनल प्रोसेस के अंदर होगा। वो है मेंस्ट्रुअल साइकिल। तो मेंस्ट्रुअल साइकिल इज अ कॉम्प्लेक्स इंटरेक्शन ऑफ द हाइपोथैलेमिक पिट्यूटरी ओवेरियन एक्सिस। अभी देखो, मेंस्ट्रुअल साइकिल के अंदर अलग अलग हॉर्मोन्स और अलग अलग एंडोक्राइन ग्लैंड्स का जो इंटर रिलेशंस चल रहा है और इंटरेक्शंस चल रहा है। तो सबसे पहले जो हाइपोथैलेमस रिलेटेड होगा, क्योंकि हाइपोथैलेमस से वन हार्मोन आएगा, that is the initial hormone. That hormone is known as gonadotropin GnRH releasing hormone. Gonadotropin releasing hormone is a hormone secreted by the hypothalamus. फिर ये जो हार्मोन क्या करेगा, दिस हार्मोन इज एक्टिवेटिंग और स्टिमुलेटिंग एंटीरियर पिट्यूटरी। एंटीरियर पिट्यूटरी में जो सेल्स हैं, गोनाडोट्रोपिन्स हैं। तो जो सेल्स को बोलेगा गोनाडोट्रोपिन्स। गोनाडोट्रोपिन्स जो है वो सेल्स होगा इन द एंटीरियर पिट्यूटरी। तो गोनाडोट्रोपिन्स आगे क्या है, एफएसएच और एलएच को सेक्रेट करेगा। एफएसएच एंड एलएच आएंगे, इसलिए हाइपोथैलेमस, पिट्यूटरी, ओवेरियन एक्सिस होगा। फिर अल्टीमेटली लास्टली क्या है, ओवरी से कुछ हॉर्मोन्स भी हैं, लाइक ईस्ट्रोजन आएंगे, प्रोजेस्टेरोन आएंगे। तो जैसे मल्टीपल हॉर्मोन्स का इंटरेक्शन होगा मेंस्ट्रुअल साइकिल के अंदर। So menstrual cycle is controlled by the hypothalamus and pituitary gland in the brain. तो mainly ये जो process है, entire menstrual cycle is controlled by hypothalamus. तो इवन ऐसे भी क्वेश्चन आ सकता है, विच हार्मोन इज इनिशिएटिंग द मेंस्ट्रुअल साइकिल। कौन सी हार्मोन इनिशिएट करेगा मेंस्ट्रुअल साइकिल को, और प्रोसेस को कौन सी हार्मोन इनिशिएट कर रहा है, वो जीएनआरएच है, गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। ये जो प्रोसेस को इनिशिएट करेगा, तो फर्स्ट हार्मोन क्या होगा मेंस्ट्रुअल साइकिल के अंदर, वो जीएनआरएच है। ठीक है। और आगे पिट्यूटरी ग्लैंड, वो भी है ना, एफएसएच और एलएच से थ्रू मेंस्ट्रुअल साइकिल को रेगुलेट करेंगे। सो मेंस्ट्रुअल साइकिल इंक्लूड्स ओवेरियन एंड यूट्राइन साइकिल। अभी देखो, मेंस्ट्रुअल साइकिल के अंदर ओवेरियन साइकिल भी है, यूट्राइन साइकिल भी है। मतलब ओवेरियन साइकिल के अंदर क्या होगा, ओवरीज के अंदर जो चेंजेस होगा वो ओवेरियन साइकिल है, और यूट्रस के अंदर जो चेंजेस आएगा वो सारे यूट्राइन साइकिल के अंदर आएंगे। तो अभी हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे ओवेरियन साइकिल और यूट्राइन साइकिल क्या होगा। तो बिफोर डिस्कसिंग इन डिटेल, ओवेरियन साइकिल में क्या है, मेनली थ्री फेसेस चल रहा है। मेनली थ्री फेसेस होगा। पहले जो आएगा फोलिकुलर फेस, फोलिकुलर फेज होगा। और उसके बाद फॉलिकल्स, फॉलिकुलर फेज में फॉलिकल्स डेवलप होगा, अलग अलग स्टेजेस में फॉलिकल्स आएंगे। फॉलिकुलर फेज के बाद फिर फॉलिकल डेवलप हो गया तो ओवुलेशन होगा, ओवम रिलीज होगा, ओवुलेशन। और ओवुलेशन के बाद फिर आगे जो फॉलिकल, जो फॉलिकल, फॉलिकल के अंदर ओवम है, ओवम रिलीज होने के बाद फिर ल्यूटियल, लूटियल फेज है। So these are the तीन major phases comes under ovarian cycle. अभी सेम सिमिलर टाइम पीरियड में
यूट्राइन कैविटी में और एंडोमेट्रियम में भी कुछ चेंजेस आएंगे। तो वो है पहले वाला जो फेज होगा यूट्राइन साइकिल के अंदर, मेंस्ट्रुएशन। और उसके बाद जो आएगा प्रोलिफरेटिव फेज। इसके बाद आएगा सेक्रेटरी। तो जैसे ही तीन फेसेस यहाँ भी होगा, यूट्राइन साइकिल में भी आएंगे। तो एक्चुअली ये जो साइकिल है ना, ओवेरियन साइकिल के अंदर जो पेसेस हैं और यूट्राइन साइकिल में जो पेसेस ऑलमोस्ट है ना, सिमिलर टाइम पीरियड में चल रहा है। और यहाँ जो मेंस्ट्रुएशन और प्रोलिफरेटिव फेज, ये दोनों पेसेस फोलिकुलर फेज के अंदर चल रहा है। जब ओवरी में फोलिकुलर फेज होगा, तब क्या है, मेंस्ट्रुएशन और प्रोलिफरेटिव फेज चल रहा है। और आगे लूटियल फेज के टाइम में सेक्रेटरी फेज चल रहा होगा। जब ओवरी में यूटियल लूटियल फेज चल रहा है, तब क्या है, यूट्राइन साइकिल में सेक्रेटरी फेज आएंगे। तो जैसे चल रहा है menstrual cycle, अभी हम आगे देख लेंगे ओवेरियन साइकिल क्या होगा। इट refers to the series of changes in the ovary during which the follicle matures, release ovum and corpus luteum develops। तो जैसे तीन पेसेस आएंगे, तो फॉलिकुलर पेस आएंगे, ओवुलेशन आएंगे और लूटियल पेस आएंगे। तो सबसे पहले जो आएगा पेसेस में, फॉलिकुलर पेस। देखो अभी फॉलिकुलर फेस में क्या होगा, दिस इज व्हाट ओवरी। ओवरी के अंदर मोस्ट इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर्स क्या है, वो फोलिकुलर स्ट्रक्चर्स है। देखो इवन फोलिकुलर स्ट्रक्चर्स को हम कंसिडर करेगा एज द फंक्शनल यूनिट ऑफ ओवरी। ये जो फोलिकुलर स्ट्रक्चर्स में क्या है, एक्चुअली जो है ना, ग्रोविंग ओवम, डेवलपिंग ओवम प्रेजेंट है। तो फोलिकुलर स्ट्रक्चर्स में अलग अलग स्टेजेस में फोलिकल्स होगा। प्राइमोडियल फोलिकल्स आएंगे, फिर प्राइमरी फोलिकल्स आएंगे, और प्राइमरी फोलिकल्स के बाद फिर सेकेंडरी फोलिकल्स आएंगे, फिर आगे मैच्योर फोलिकल होगा, दैट इज ग्राफियन फोलिकल। तो जैसे अलग अलग स्टेजेस में फोलिकल्स दिखेगा ओवरी के अंदर। अभी देखो ये ग्राफियन फोलिकल, अदरवाइज वेसिकुलर फोलिकल या मैच्योर फोलिकल के अंदर मैच्योर ओवम होगा। मैच्योर ओवम इन द सेंस ऑलमोस्ट डेवलप हुआ है, ओवम इज ऑलमोस्ट डेवलप्ड। और ओवुलेशन के लिए ये जो ओवम रेडी है ग्राफियन फॉलिकल के अंदर। तो ये जो डेवलपमेंट है ना, दिस डेवलपमेंट इज कम्स अंडर फॉलिकुलर फेज। तो फॉलिकुलर फेज में मोस्ट इंपॉर्टेंट हार्मोन क्या हो सकता है, वो एफएसएच है। देखो इट इज द टाइम बिटवीन द फर्स्ट डे ऑफ द पीरियड एंड ओवुलेशन। अभी फॉलिकुलर फेज कब से कब तक चल रहा है, अगर हम 1 to 28 डेज का जो साइकिल है, अगर नॉर्मल साइकिल कंसिडर करेंगे, ऑन 14th डे ओवुलेशन एक्सपेक्टेड होगा। 14th डे में ओवुलेशन एक्सपेक्टेड है। अभी ये जो 1 to 14 डेज के बीच में जो टाइम पीरियड है ना, दिस इज वन एक्चुअली फोलिकुलर पेस। ये जो पेस में क्या है, फोलिकल्स का डेवलपमेंट चल रहा है। तो फर्स्ट डे ऑफ द पीरियड से लेकर ओवुलेशन का टाइम तक होगा फोलिकुलर पेस। ड्यूरिंग दिस पेस follicles आर डेवलपिंग अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ एफएसएच। अभी देखो ये जो पेस में मोस्ट इंपॉर्टेंट हार्मोन क्या होगा, वो एफएसएच है। तो एफएसएच का लेवल ये जो स्टेज में इंक्रीज होगा, और मोस्ट इंपॉर्टेंट हार्मोन भी है। जब एफएसएच इंक्रीज होगा, उसके हिसाब से फॉलिकल मैच्योर हो जाएगा। ठीक है। So rising estrogen level from the developing follicle causes a negative feedback on FSH and a positive feedback on LH। तो देखो यहाँ अनदर एक इम्पोर्टेंस है। देखो यहाँ follicles डेवलप होगा। प्राइमोडियल follicles become primary follicles, प्राइमरी become secondary follicles। जैसे वो सेकेंडरी और ग्राफियन follicles में जब कन्वर्ट होगा, ये जो follicles के अंदर काफी सेल्स हैं जो दिख रहा है, जो सेल्स दिख रहा है, वो सेल्स क्या है, वो फोलिकुलर सेल्स हैं। देखो ये फोलिकल्स के अंदर, सेकेंडरी फोलिकल्स के अंदर और ग्राफियन फोलिकल के अंदर काफी सेल्स हैं। दी सेल्स आर नोन एज ग्रानुलोसा सेल्स या फोलिकुलर सेल्स। ये जो फोलिकुलर सेल्स क्या करेगा, वो एंडोक्राइन सेल्स हैं। तो वो अनदर हार्मोन को सेक्रेट करेगा, वो है ईस्ट्रोजन। अभी देखो जब फॉलिकल डेवलप होगा, जब फॉलिकल मैच्योर होगा, तब क्या है, उसके अंदर से काफी ईस्ट्रोजन आएंगे। तो जैसे ईस्ट्रोजन का लेवल जितना फॉलिकल डेवलप होगा, उसका करस्पॉन्ड, मतलब कोरिलेटेड है दोनों। तो फॉलिकल जितना डेवलप होगा, उसके हिसाब से ईस्ट्रोजन का लेवल भी ज्यादा होगा, ईस्ट्रोजन का प्रोडक्शन ज्यादा होगा। तो जैसे ईस्ट्रोजन ज्यादा हो गया, अगर ईस्ट्रोजन का लेवल थोड़ा हाई हो गया, तो क्या है, वो नेगेटिवली रिलेटेड होगा एफएसएच के साथ, मतलब नेगेटिव फीडबैक चल रहा है, वो सिग्नल जाएगा ब्रेन में। तो क्या होगा, ईस्ट्रोजन अगर हाई हो गया, तो ऑटोमेटिकली वो सिग्नल ब्रेन में जाएगा, नेगेटिव है वो।
नेगेटिव फीडबैक चल रहा है तो ऑटोमेटिकली ब्रेन एफएसएच का प्रोडक्शन कम करेंगे। द सेम टाइम वो पॉजिटिव फीडबैक ऑन एलएच, तो वो एलएच को स्टिमुलेट कर रहा है, एफएसएच को सप्रेस करेंगे। पीक लेवल ऑफ ईस्ट्रोजन मतलब हाई लेवल ऑफ ईस्ट्रोजन एफएसएच को सप्रेस करेगा, द सेम टाइम एलएच को प्रमोट करेंगे। वो पॉजिटिव फीडबैक चल रहा है तो एलएच का प्रोडक्शन ज्यादा हो जाएगा। ठीक है। अभी देखो ड्यूरेशन इज 1 to 14 days, और तो ऑलरेडी हमने डिस्कस किया है, मतलब 28 डेज का जो साइकिल में 1 to 14 days कंसिडर्ड फोलिकुलर पेस। ठीक है, ये जो टाइम पीरियड में फोलिकल डेवलप हो रहा है मतलब ओवुलेशन के टाइम तक, वो फोलिकुलर पेस है। और एंटायर प्रोसेस टेक्स 2 मंथ। देखो हमने सिर्फ 1 to 14 days का जो डिस्कस किया है फोलिकुलर पेस। अभी देखो ओवेरियन साइकिल के अंदर फोलिकुलर फेज सिर्फ 14 डेज तक होगा, नहीं तो ओवुलेशन के टाइम तक होगा, फर्स्ट डे ऑफ द मेंस्ट्रुअल पीरियड से लेकर। बट एक्चुअल जो डेवलपमेंट वन फोलिकल, प्राइमोडियल फोलिकल है ना, वो तो सबसे बेसिक है। वो प्राइमोडियल फोलिकल ग्रेजुअली डेवलप होगा अंटिल वेसिकुलर फोलिकल या ग्राफियन फोलिकल तक डेवलप होगा। तो ये जो डेवलपमेंट है ना, वो कंप्लीट होने के लिए 2 मंथ तक टाइम लगेगा। ये 2 मंथ इंडिकेट कर रहा है वन टाइम, वन ओवरी से ओवुलेशन होगा, नेक्स्ट मंथ में अनदर साइड से जो ओवुलेशन आएंगे। तो जैसे दोनों है ना अल्टरनेटिव चल रहा है, तो एक ओवम यहाँ रिलीज हो गया तो फिर नेक्स्ट मंथ में यहाँ डेवलप नहीं होगा, फिर अनदर मंथ में डेवलप हो रहा है, तो गैप आएगा 2 मंथ का जो ड्यूरेशन आएगा। दैट इज अ एंटायर प्रोसेस, मतलब फॉलिकल डेवलप होने का जो टाइम पीरियड है 2 मंथ। अभी देखो इसका पैटर्न क्या है। प्राइमोडियल फॉलिकल वो डेवलप होगा इनटू प्राइमरी फॉलिकल। प्राइमोडियल फॉलिकल के अंदर एक्चुअली प्राइमरी oocyte है, प्राइमोडियल फॉलिकल्स में प्राइमरी oocyte है। फिर आगे वो प्राइमरी फॉलिकल्स में कन्वर्ट होगा, फिर वो सेकेंडरी फॉलिकल्स में कन्वर्ट होगा, डेवलप होगा, डेवलपमेंट चल रहा है, आगे वो डेवलप होगा इनटू ग्राफियन फॉलिकल्स। अभी देखो ग्राफियन फॉलिकल में इनिशियली प्राइमरी प्राइमरी oocyte रहेगा, बट बिफोर ओवुलेशन, जस्ट बिफोर ओवुलेशन फर्स्ट मियोसिस कंप्लीट हो जाएंगे, तब इट बिकम सेकेंडरी oocyte। तो वो सेकेंडरी oocyte एक्चुअली ओवुलेट होगा। जब ओवुलेशन होगा तो क्या है, ओवम रिलीज होगा। वो ओवम अभी कौन सी स्टेज में है, वो सेकेंडरी oocyte का स्टेज में है। ठीक है, इतना है रिगार्डिंग फोलिकुलर पेस। आ गया समझ में? आ गया? आ गया? यस सर। जी। अभी जो है नेक्स्ट इज ओवुलेशन। देखो ओवुलेशन में क्या होगा, ओवम, देखो मैच्योर्ड फॉलिकल और ग्राफियन फॉलिकल रैप्चर हो जाएगा अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ एलएच। अभी देखो यहाँ मोस्ट इंपॉर्टेंट हार्मोन क्या है ओवुलेशन के लिए, एलएच है। ठीक है, ड्यूरिंग फोलिकुलर पेस ईस्ट्रोजन सप्रेसेस एलएच। देखो इनिशियली ईस्ट्रोजन क्या है, एलएच को सप्रेस करेगा, बट ईस्ट्रोजन कुछ टाइम के बाद और ओवुलेशन के कुछ पहले क्या है, ईस्ट्रोजन पीक लेवल में आएंगे व्हेन द एग इज मैच्योर्ड। जब है ना सेकेंडरी फॉलिकल और ग्राफियन फॉलिकल डेवलप होगा, तब ईस्ट्रोजन लेवल मैक्सिमम लेवल में आएंगे, पीक लेवल में आएंगे। ठीक है, एंड स्टिमुलेटिंग द प्रोडक्शन ऑफ लार्ज अमाउंट ऑफ एलएच। तो जब ईस्ट्रोजन पीक लेवल में आएंगे, व्हेन ईस्ट्रोजन पीक लेवल में आएंगे, तब क्या है, एलएच का जो प्रोडक्शन स्टार्ट होगा वो भी लार्ज अमाउंट में। ठीक है, थोड़ा हायर अमाउंट में लार्ज अमाउंट एलएच रिलीज हो जाएगा। वो जो प्रोसेस को बोलेगा एलएच सर्जिंग और एलएच सर्ज। एलएच सर्ज में क्या है, लार्ज अमाउंट एलएच रिलीज होगा पिट्यूटरी ग्लैंड से, एंटीरी पिट्यूटरी एलएच हार्मोन को सिक्रीट करेंगे। एंड दिस प्रोसेस कंटिन्यूअस फॉर 48 आवर्स। मतलब देखो ये जो प्रोसेस चल रहा है 12th डे से, मतलब एलएच सर्ज स्टार्ट होगा 12th डे से। मतलब ईस्ट्रोजन अभी मेंस्ट्रुअल साइकिल में कौन सी दिन में पीक लेवल में आएगा, समथिंग 12th डे में। 12th डे में ईस्ट्रोजन पीक लेवल में आएगा। जब ईस्ट्रोजन पीक लेवल में आएंगे तब क्या है, और हाईएस्ट लेवल में आएंगे, तब एलएच सर्ज स्टार्ट होगा। अनदर 48 आवर्स एलएच का जो लेवल हाई रहेगा। जब एलएच पीक लेवल में आएंगे, जब एलएच मैक्सिमम लेवल में आएंगे, तब ओवुलेशन होगा, क्योंकि वो एलएच हार्मोन क्या करेगा, इवन ग्राफियन फॉलिकल्स को रैप्चर करने के लिए हेल्प कर रहा है। ठीक है, so ovulation occurs when the mature egg is released from the ovarian follicles into fallopian tube about 10 to 12 hours after the peak in LH surge। मतलब
पीक ऑफ एलएच में क्या है, ओवुलेशन भी चल रहा है। तो इवन ऐसे भी क्वेश्चन आ सकता है, ओवुलेशन के टाइम में कौन सी हार्मोन मैक्सिमम होगा, हाईएस्ट रहेगा। तो याद रखना एलएच इज हाईएस्ट ड्यूरिंग ओवुलेशन। तो ये सारे क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है। सो द रिलीज ऑफ एलएच मैच्योर्ड एग, द रिलीज ऑफ एलएच matures egg and weakens follicular wall, releases ovum। अभी देखो एलएच का मेजर फंक्शन क्या है, एलएच कैसे ओवुलेशन को हेल्प करेगा, असिस्ट करेगा। वो एलएच का लेवल ज्यादा हो गया तो एग जल्दी सडनली मैच्योर हो जाएगा, मतलब उसका जो स्ट्रक्चर है ना कंप्लीट होगा, फोलिकुलर जो स्ट्रक्चर, वो फोलिकुलर स्ट्रक्चर कंप्लीट हो जाएंगे। और एडिशनली फोलिकुलर वॉल वीक हो जाएगा और वो ब्रेक हो जाएंगे। वो ब्रेक होने की वजह से ओवम उसके अंदर से बाहर रिलीज होगा, वो है ओवुलेशन। दिस इज अबाउट ओवुलेशन। अभी देखो ओवुलेशन इन नॉर्मल 28 डेज का जो रेगुलर साइकिल में मिड साइकिल में आएगा, मिड डे में आएगा ओवुलेशन। सो 14th डे में हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ओवुलेशन इन ए 28 डेज साइकिल। ठीक है, इतना है। देखो मिड साइकिल में 14th डे में ओवुलेशन होगा। अभी जो आएंगे लूटियल फेज, नेक्स्ट इज लूटियल फेज। अभी लूटियल फेज कब से कब तक होगा, आफ्टर ओवुलेशन, सून आफ्टर ओवुलेशन लूटियल फेज स्टार्ट हो जाएंगे अंटिल नेक्स्ट मेंस्ट्रुएशन तक। मतलब 15 to 20th डे के बीच में जो टाइम पीरियड है ना, वो लूटियल फेज है। अभी लूटियल फेज में क्या होगा, इट करस्पॉन्ड्स टू सेक्रेटरी फेज ऑफ यूट्राइन साइकिल। अभी देखो लूटियल फेज के टाइम में यूट्रस में और एंडोमेट्रियम में क्या चेंजेस होगा, सेक्रेटरी फेज चल रहा होगा। ठीक है, सेक्रेटरी पेज चल रहा है यूट्राइन साइकिल के अंदर, हम आगे भी डिस्कस करेंगे। सो द कॉर्पस हेमरेजिकम, अभी देखो इनिशियल चेंज क्या है, इनिशियल चेंज देखो आफ्टर ओवुलेशन। देखो दिस इज द ग्राफियन फॉलिकल, ग्राफियन फॉलिकल रैप्चर हो गया तो ओवम रिलीज हो गया। तो ओवम रिलीज होने के बाद देयर इज एन एम्प्टी एरिया, वो एम्प्टी एरिया के अंदर क्या है, ब्लड कलेक्ट होगा इनिशियली। It is a temporary structure formed immediately after ovulation from the ovarian follicle as it collapses and is filled with the blood that quickly clots। मतलब ब्लड क्लॉट्स रहेगा इसके अंदर। ये जो है ना फोलिकल के अंदर आफ्टर ओवुलेशन, वो फोलिकल्स में कुछ चेंजेस आएंगे, उसके अंदर ब्लड कलेक्ट होगा, वो क्लॉट हो जाएगा। मतलब इसके अंदर क्लॉट कलेक्ट होगा। वो जो प्रोसेस है ना, वो जो प्रोसेस को क्या बोलेगा, कॉर्पस हेमरेजिकम। ठीक है, याद रखना कॉर्पस हेमरेजिकम क्या है, फोलिकल है। ओवुलेशन के बाद इमीडिएट आफ्टर ओवुलेशन फोलिकल्स ये जो स्टेज में कन्वर्ट होगा कॉर्पस हेमरेजिकम में। फिर आगे क्या है, वो कॉर्पस हेमरेजिकम, वो तो ब्लड क्लॉट हो जाएगा। बाद में ये जो कॉर्पस हेमरेजिकम कन्वर्ट होगा इनटू कॉर्पस लूटियम। अभी देखो हमको अल्टीमेटली कॉर्पस लूटियम मिलेगा। कॉर्पस लूटियम एक्चुअली ओवरी के अंदर एक एंडोक्राइन ग्लैंड जैसे और एंडोक्राइन टिश्यू जैसे काम कर रहा है। इन दिस स्पेस द डोमिनेंट फॉलिकल ट्रांसफॉर्म्स इनटू कॉर्पस लूटियम विच प्रोड्यूसेस प्रोजेस्टेरोन। अभी तो मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन क्या है, दिस इज वन इंपॉर्टेंट एरिया। कॉर्पस लूटियम आफ्टर ओवुलेशन डेवलप होगा एंड दिस कॉर्पस लूटियम एंडोक्राइन टिश्यू से बनाया है और एंडोक्राइन ग्लैंड जैसे काम करेगा। और वो कॉर्पस लूटियम से कौन सी हार्मोन आएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट जो प्रोजेस्टेरोन आएगा, प्रोजेस्टेरोन आएगा। बट एडिशनली ईस्ट्रोजन और ईस्ट्राडायोल आएंगे और इनहिबिन ए जैसे हार्मोन भी आएगा। बट मोस्ट इंपॉर्टेंट इज व्हाट, प्रोजेस्टेरोन। ठीक है, और ईस्ट्रोजन भी आएगा, ईस्ट्राडायोल आएंगे और इनहिबिन ए जैसे हार्मोन भी आएंगे। और ये जो इनहिबिन ए क्या करेगा, वो एफएसएच को सप्रेस करेंगे। बट एडिशनली प्रोजेस्टेरोन और ईस्ट्रोजन भी एफएसएच और एलएच को सप्रेस करेगा। इसीलिए लूटियल फेज में आफ्टर ओवुलेशन, सून आफ्टर ओवुलेशन और एट द टाइम ऑफ ओवुलेशन, ओवुलेशन के बाद एफएसएच का लेवल भी बहुत लो रहेगा और एलएच का लेवल भी लो रहेगा। तो एफएसएच और एलएच लो लो लेवल में होगा आफ्टर ओवुलेशन। द सेम टाइम प्रोजेस्टेरोन और ईस्ट्रोजन का लेवल हाई रहेगा आफ्टर ओवुलेशन, मतलब लूटियल फेज में। ठीक है, इंक्रीज प्रोजेस्टेरोन। अभी देखो प्रोजेस्टेरोन काफी इंपॉर्टेंट है ये जो फेज में, क्योंकि इंक्रीज प्रोजेस्टेरोन स्टिमुलेट्स एड्रिनल कॉर्टेक्स टू प्रोड्यूस ईस्ट्रोजन। तो एडिशनली ईस्ट्रोजन कहाँ से आएंगे, एड्रिनल कॉर्टेक्स से भी आएंगे। वो प्रोसेस स्टिमुलेट करेगा प्रोजेस्टेरोन। ठीक है, तो प्रोजेस्टेरोन का अलग अलग रोल्स हैं। बट ईस्ट्रोजन कॉर्पस लूटियम से भी आएगा, बट वो ज्यादा क्वांटिटी में नहीं है। majority ईस्ट्रोजन
अड्रीनल कॉर्टेक्स से आएंगे। ठीक है, बोथ हार्मोन सप्लाइज द सेक्रीशन ऑफ एफएसएच एंड एलएच। अभी देखो, मैंने ऑलरेडी बोला है, लुटियल फेज में प्रोजेस्टेरोन का लेवल हाई रहेगा, ईस्ट्रोजन का लेवल हाई रहेगा, बट सबसे हाईएस्ट होगा प्रोजेस्टेरोन। अभी ये दोनों हार्मोन नेगेटिव फीडबैक जैसे चल रहा है, वो दोनों हार्मोन क्या करेगा, एफएसएच और एलएच को सप्रेस करेंगे, एंटीरी पिट्यूटरी को सप्रेस करेगा। तो एफएसएच और एलएच ये जो टाइम पीरियड में लो रहेगा। इवन एफएसएच सबसे लोवेस्ट होगा लुटियल फेज में, सबसे हाईएस्ट होगा प्रोजेस्टेरोन। ठीक है, इतना है। बाय द टाइम कॉर्पस लुटियम अट्रोपीज, अभी देखो कॉर्पस लुटियम में भी थोड़ा सा डेवलपमेंट चल रहा है। इनिशियली कॉर्पस लुटियम कॉर्पस हेमरेजिकम जैसे ही है, फिर ये थोड़ा बहुत है ना, कुछ टाइम तक डेवलप होगा। कॉर्पस लुटियम भी डेवलप हो रहा है, समथिंग फॉलिकुलर डेवलपमेंट जैसे ही। बाय द टाइम 21 फर्स्ट डे, 14th डे में कॉर्पस लुटियम का डेवलपमेंट चल रहा है आफ्टर ओवुलेशन। बाई 21st डे मतलब 7 डेज के बाद कॉर्पस लुटियम मैक्सिमम एक्टिव हो जाएगा। मैक्सिमम एक्टिव होगा 21st डे में। दैट मीन्स 21st डे में मैक्सिमम लेवल में प्रोजेस्टेरोन सेक्रीट करेंगे। तो जैसे भी क्वेश्चन आ सकता है, लुटियल फेस में कौन से दिन में सबसे हाईएस्ट होगा प्रोजेस्टेरोन, वो 21st डे में हो सकता है। उसका रीजन ये है कि 21st डे में कॉर्पस लुटियम भी हाईएस्ट और सबसे ज्यादा एक्टिव रहेगा। उसके बाद आफ्टर 21st डे धीरे धीरे कॉर्पस लुटियम डीजनरेट होगा, और अनदर 7 डेज के बाद और बाई 28th डे कॉर्पस लुटियम कंप्लीटली डीजनरेट हो जाएंगे, वो कॉर्पस आल्बिकेंस में कन्वर्ट होगा। बाय द टाइम कॉर्पस लुटियम अट्रोपीज, कॉर्पस लुटियम में अट्रोपी चल रहा है, अट्रोपी इन द सेंस वो श्रिंक होगा, वो साइज में छोटा हो जाएगा, एंड प्रोजेस्टेरोन लेवल फॉल्स विच ट्रिगर्स मेंस्ट्रुएशन। अभी देखो अल्टीमेटली जब प्रोजेस्टेरोन के लेवल है ना सडनली डिक्लाइन होगा, तब क्या है, मेंस्ट्रुएशन मेंस्ट्रुएशन का जो प्रोसेस स्टार्ट हो जाएंगे। तो बेसिकली प्रोजेस्टेरोन का मेजर रोल क्या है, वो प्रोजेस्टेरोन एंडोमेट्रियम को डेवलप करने के लिए हेल्प कर रहा है। एंडोमेट्रियम का जो हेल्थ के लिए काफी इंपॉर्टेंट है प्रोजेस्टेरोन। अगर प्रोजेस्टेरोन का लेवल ज्यादा है तो एंडोमेट्रियम का थिकनेस ज्यादा होगा, जितना प्रोजेस्टेरोन होगा उसके हिसाब से एंडोमेट्रियम का थिकनेस भी इंक्रीज होगा। मतलब एंडोमेट्रियम का थिकनेस और प्रोजेस्टेरोन लेवल ये दोनों थोड़ा बहुत है ना कोरिलेटेड है। तो प्रोजेस्टेरोन के लेवल के हिसाब से वो थिकनेस भी चेंज होगा। तो मैक्सिमम थिकनेस होगा पीक लेवल में, जब प्रोजेस्टेरोन आएंगे तो क्या होगा, मैक्सिमम एंडोमेट्रियम का थिकनेस भी होगा। तो एंडोमेट्रियम में जो ब्लड वेसल्स, कैपिलरीज, एंडोमेट्रियल ग्लैंड्स, ये सारे चीज डेवलप होने के लिए प्रोजेस्टेरोन काफी हेल्प करेंगे। तो बेसिकली प्रोजेस्टेरोन एंडोमेट्रियम को प्रिपेयर करेगा फॉर इम्प्लांटेशन। अगर बाय चांस फर्टिलाइजेशन हो गया, तो फर्टिलाइज्ड ओवम कुछ दिन के बाद यूट्राइन कैविटी में आएंगे। जब वो यूट्राइन कैविटी में आएंगे, तब रेडी होना है एंडोमेट्रियम। तो एंडोमेट्रियम अगर रेडी है तो क्या है, इम्प्लांटेशन पॉसिबल है। वो जो प्रोसेस के लिए प्रिपेयर कर रहा है, वो इम्प्लांटेशन के लिए प्रिपेयर कर रहा है, एंडोमेट्रियम को प्रिपेयर करेगा प्रोजेस्टेरोन। इतना है मेनली रिगार्डिंग luteal phase. After fertilization, HCG preserves corpus luteum which continues secretion of progesterone and estrogen. देखो फर्टिलाइजेशन के बाद अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ तो यहाँ प्रोसेस एंड होगा। अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ है तो कॉर्पस लुटियम डीजनरेट होगा, अट्रोपी होगा, अल्टीमेटली वो कॉर्पस अल्बिकेंस में कन्वर्ट हो जाएंगे। बट अगर फर्टिलाइजेशन हुआ है, इफ देयर इज अ फर्टिलाइजेशन, तो आगे फर्टिलाइजेशन के बाद फर्टिलाइज्ड ओवम एम्ब्रियो में कन्वर्ट होगा। एम्ब्रियोडिक डेवलपमेंट चल रहा है, उसमें अलग अलग फेसेस होगा। तो वो मोरुला में कन्वर्ट होगा, ब्लास्टोसिस्ट में कन्वर्ट होगा, फिर ब्लास्टोसिस्ट आगे ट्रोपोब्लास्ट में डेवलप होगा। वो ट्रोपोब्लास्ट में सिंसाइटियो ट्रोपोब्लास्ट जैसे एक लेयर है, सेल्स है, वो सेल्स क्या है, एचसीजी नाम एक हार्मोन सेक्रेट करेंगे, वो है ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन। ये जो ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन क्या करेगा, आगे कॉर्पस लुटियम को प्रिसर्व करेंगे। एससीजी का मेन रेस्पॉन्सिबिलिटी वो है, वो सिर्फ आफ्टर फर्टिलाइजेशन आएंगे, नॉर्मली फर्टिलाइजेशन के बाद आएंगे। तो अगर एचसीजी प्रेजेंट है तो क्या है, ये कॉर्पस लुटियम नहीं जाएगा, उसका अट्रोपी नहीं होगा, वो फर्दर डेवलप होगा, उसका डेवलपमेंट और होगा आगे। तो क्या है, वो कंटिन्यूअसली प्रोजेस्टेरोन को सेक्रीट भी करेंगे थ्रू आउट द प्रेगनेंसी। थ्रू आउट प्रेगनेंसी नहीं है, प्रेगनेंसी का इनिशियल टाइम में वो कंटिन्यूअसली हार्मोन सेक्रीट करेंगे, प्रोजेस्टेरोन सेक्रीट करेंगे।
इतना है रिगार्डिंग luteal phase. The luteal phase of the cycle is relatively constant in all the women with a duration of 14 days. This is very important point. अभी menstrual cycle में हमने जो डिस्कस किया है, नॉर्मल रेगुलर मेंस्ट्रुअल साइकिल इज 1 to 28 डे का साइकिल है। तो 1 to 28 डे का रेगुलर साइकिल में 14th डे में हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं ओवुलेशन। अभी देखो, साइकिल ड्यूरेशन में वेरिएशंस आएगा, 28 बिकम 30, 30 में भी 32 हो सकता है, या उससे ज्यादा होगा, नहीं तो 28 से कम होगा, कभी कभी 25 होगा या 20 होगा, जितना भी है उसमें लूटियल फेज, लूटियल फेज हमेशा फिक्स रहेगा, उसका जो ड्यूरेशन हमेशा 14 डे रहेगा। बट यहाँ जो फोलिकुलर फेज है उसमें चेंजेस आएंगे। अभी देखो, एक्चुअल साइकिल में वेरिएशंस कौन सी फेज में आएगा, वो फोलिकुलर फेज में होगा। फोलिकुलर फेज में भी 10 डेज का होगा, 8 डेज का होगा, 14 डेज का होगा, मे बी 20 डेज का भी हो सकता है। मतलब फोलिकुलर फेज में चेंजेस आएंगे, वेरिएशंस आएंगे, बट लूटियल फेज हमेशा सेम रहेगा। तो उससे रिलेटेड भी क्वेश्चन आ सकता है। तो जैसे अगर पूछेंगे 36 डेज का जो साइकिल है, तो ओवुलेशन कब होगा। अगर देखो किसी का साइकिल 36 डेज का है, तो ओवुलेशन का डे आइडेंटिफाई करने के लिए क्या करना है, 14 माइनस करना है। अगर 14 माइनस करेंगे तो 22, है ना, 22nd डे में अभी देखो ओवुलेशन चल रहा है, नॉट मिड साइकिल, मिडिल में नहीं होगा। 14 डेज माइनस करना है, तब हमको मिलेगा ओवुलेशन का डेट, कौन से दिन में ओवुलेशन चल रहा है। तो जैसे हमको आइडेंटिफाई कर सकता है। दिस इज अबाउट लूटियल पेस। अभी देखो, हमने थोड़ा सा ये इतना जो जितना हमने डिस्कस किया है वो थोड़ा समराइज करेंगे। एफएसएच स्टिमुलेट करेगा फॉलिकुलर ग्रोथ, और फॉलिकुलर ग्रोथ स्टिमुलेट करेंगे तो क्या है, फॉलिकल ईस्ट्रोजन सेक्रेट करेंगे। ईस्ट्रोजन सप्रेस करेगा, इनिशियली एलएच को सप्रेस करेगा इनिशियली, बट लेटर ईस्ट्रोजन पीक लेवल में आएंगे। देखो, व्हेन ईस्ट्रोजन लेवल रीचेस मैक्सिमम, इट स्टिमुलेट द प्रोडक्शन ऑफ लार्ज अमाउंट ऑफ एलएच। जब ईस्ट्रोजन पीक लेवल में आएगा ऑन 12th डे, ठीक है, रेगुलर साइकिल में 12th डे में ईस्ट्रोजन पीक लेवल में आएगा, उसी टाइम से एलएच सर्ज होगा। मतलब 12th डे से अनदर 48 आवर्स क्या है, एलएच का प्रोडक्शन होगा। तो एट द टाइम ऑफ ओवुलेशन एलएच मैक्सिमम होगा। हाई लेवल ऑफ एलएच कोसेस ओवुलेशन, मतलब पीक लेवल ऑफ एलएच और लूटनाइजिंग हार्मोन। एलएच क्या है, लूटनाइजिंग हार्मोन। वो क्या करेगा, ओवुलेशन का जो कोस करेगा, ओवुलेशन एक्चुअली इज रिस्पॉन्सिबल होगा, और इट इज ड्यू टू एलएच। क्योंकि एलएच क्या है, वो फोलिकुलर फोलिकुलर वॉल को वीकन करेंगे, उसको रप्चर करेंगे। ओवुलेशन के बाद फिर कॉर्पस लूटियम डेवलप होगा। आफ्टर ओवुलेशन ग्राफेन फॉलिकल कन्वर्टेड टू कॉर्पस लूटियम। फिर आगे कॉर्पस लूटियम अनदर हार्मोन सेक्रेट करेंगे, वो है प्रोजेस्टेरोन। मेनली प्रोजेस्टेरोन आएंगे और ईस्ट्रोजन आएंगे। कॉर्पस लूटियम कंटिन्यू प्रोजेस्टेरोन और ईस्ट्रोजन को सेक्रेट करेंगे। ठीक है। अभी देखो आगे, प्रोजेस्टेरोन और ईस्ट्रोजन क्या करेगा, एंडोमेट्रियम का जो हेल्थ है ना, एंडोमेट्रियम का जो डेवलपमेंट के लिए इंपॉर्टेंट है। बहुत हार्मोन सप्रेस सेक्रीशन ऑफ एफएसएच एंड एलएच। इसीलिए देखो, प्रोजेस्टेरोन और ईस्ट्रोजन अगर ज्यादा है तो एफएसएच और एलएच का लेवल लो रहेगा। इसीलिए हमने फैमिली प्लानिंग के अंदर, ऑरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स के अंदर प्रोजेस्टेरोन और ईस्ट्रोजन का डेरिवेटिव्स यूज कर रहे हैं। हम रेगुलरली प्रोजेस्टेरोन और ईस्ट्रोजन का लेवल अगर हाई रहेंगे और हाई मेंटेन करेंगे ब्लड में, ब्लड लेवल अगर हाई होगा, तो क्या है, एफएसएच और एलएच सप्रेस होगा। एफएसएच अगर नहीं है तो फिर फॉलिकल डेवलप नहीं होगा, ओवुलेशन नहीं होगा। तो हमको फैमिली प्लानिंग के अंदर ये जो दोनों हार्मोन का जो डेरिवेटिव्स हमने यूज कर, उसका रीजन ये है। फिर आगे देखो, एफएसएच और एलएच इज सप्रेस्ड। अभी आगे का जो प्रोसेस है ना, थोड़ा सिचुएशन के हिसाब से होगा। टू सिचुएशन हमने डिस्कस किया है। वन इज फर्टिलाइजेशन नॉट अकर्स, अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ है, majority सिचुएशन में तो यही होगा। अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ तो आगे कॉर्पस लूटियम का फेट और उसका आगे का क्या होगा, कॉर्पस लूटियम डीजनरेट होगा, अट्रोपीड होगा, वो कॉर्पस आल्बिकेंस में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो कॉर्पस लूटियम अट्रोपीज causes reduction of progesterone level. There is sudden decline of progesterone. वो तो कॉर्पस लूटियम कॉर्पस अल्बिकेंस में कन्वर्ट हो रहा है। कॉर्पस अल्बिकेंस एंडोक्राइन जैसे नहीं है, वो हार्मोन सेक्रेट नहीं करेगा, तो सडनली प्रोजेस्टेरोन डिक्लाइन होगा। जैसे प्रोजेस्टेरोन अगर डिक्लाइन हो गया तो एंडोमेट्रियम भी डीजनरेट हो जाएंगे, वो निकल जाएगा, वो है मेंस्ट्रुएशन।
तो आगे क्या है, लो प्रोजेस्टेरोन लेवल स्टिमुलेट्स पिट्यूटरी ग्लैंड टू प्रोड्यूस एफएसएच। इवन आगे नेक्स्ट साइकिल भी स्टार्ट होगा, क्योंकि प्रोजेस्टेरोन का लेवल ज्यादा है तो एफएसएच नहीं आएगा। अभी प्रोजेस्टेरोन का लेवल डिक्लाइन हो गया, प्रोजेस्टेरोन डिक्लाइन हो गया तो एफएसएच फिर से आएगा और अनदर साइकिल स्टार्ट होगा, क्योंकि एफएसएच आएंगे तो फॉलिकल डेवलप होगा, नेक्स्ट पेस स्टार्ट हो जाएंगे, और एडिशनली मेंस्ट्रुएशन भी हो सकता है। अभी देखो, अगर फर्टिलाइजेशन हुआ है, सो बाई चांस फर्टिलाइजेशन हो गया, फर्टिलाइज्ड ओवम फिर आगे क्या करेगा, फर्टिलाइज्ड ओवम स्टार्ट प्रोड्यूसिंग HCG। भी देखो, फर्टिलाइज्ड ओवम सेक्रीट्स HCG विच प्रिजर्व्स कॉर्पस लुटियम। तो HCG क्या करेगा, कॉर्पस लुटियम को प्रिजर्व कर रहा है। तो आगे कॉर्पस लुटियम कंटिन्यूअसली प्रोजेस्टेरोन को सेक्रेट करेंगे। तो प्रोजेस्टेरोन कंटिन्यूअसली प्रोड्यूस्ड बाय द कॉर्पस लुटियम एंड द कंटिन्यूएशन ऑफ प्रेगनेंसी। देखो, प्रोजेस्टेरोन को अदरवाइज प्रेगनेंसी हार्मोन बोलेंगे, क्योंकि थ्रू आउट द प्रेगनेंसी, एंटायर प्रेगनेंसी में प्रोजेस्टेरोन होना चाहिए। इनिशियली वो प्रोजेस्टेरोन आएगा कॉर्पस लुटियम से, बाद में प्लासेंटा से आएंगे। बट प्लासेंटा ऑन डे फर्स्ट फर्टिलाइजेशन के बाद तुरंत प्लासेंटा डेवलप नहीं हो रहा है। प्लासेंटल डेवलपमेंट के लिए कुछ टाइम लगेगा, मे बी आफ्टर 6 वीक। 6 वीक के बाद प्लासेंटल डेवलपमेंट स्टार्ट हो रहा है, तो उसी टाइम से प्लासेंटा प्रोजेस्टेरोन को प्रोड्यूस करना स्टार्ट करेंगे। बट उसी टाइम तक, अंटिल प्लासेंटा डेवलप होने का टाइम तक, प्रोजेस्टेरोन आएगा कॉर्पस लुटियम से। उसी टाइम तक कॉर्पस लुटियम को प्रिजर्व करना होगा, वो जो फंक्शन, वो जो प्रोसेस, और उसको हेल्प करेगा HCG। ठीक है, इतना है रिगार्डिंग ओवेरियन साइकिल। अभी देखो, हमने ओवेरियन साइकिल डिस्कस किया है। अभी द सेम टाइम यूट्राइन कैविटी और यूट्राइन एंडोमेट्रियम में मेंस्ट्रुअल साइकिल चल रहा है, सॉरी, यूट्राइन साइकिल चल रहा है। अभी यूट्राइन साइकिल के अंदर भी तीन तीन पेसेस होगा। सबसे पहले जो आएगा मेंस्ट्रुएशन। इट इज द पीरियोडिक चेंजेस। यूट्राइन साइकिल क्या है, पीरियोडिक चेंजेस हैपेंस इन द यूट्रस ड्यूरिंग एवरी मेंस्ट्रुअल साइकिल। तो वो हर एक मंथ में, एवरी मेंस्ट्रुअल साइकिल के अंदर ओवरी में जो भी चेंजेस होगा, उसके हिसाब से यूट्राइन कैविटी में और यूट्राइन एंडोमेट्रियम में भी कुछ चेंजेस आएंगे। वो है यूट्राइन साइकिल। अभी देखो, सबसे पहले जो पेज होगा मेंस्ट्रुएशन। सबसे पहले जो आएगा मेंस्ट्रुएशन। अभी मेंस्ट्रुएशन 1 to 5 डेज होगा, और इवन अप टू 7 डेज तक हो सकता है, क्योंकि नॉर्मल, जैसे नॉर्मल मेंस्ट्रुएशन हम कंसिडर करेंगे 2 to 7 तक हो सकता है। तो एवरेज अगर सोचेंगे तो 2 to 5 डेज होगा। एवरेज इज 2 to 5 डेज, बट इट कैन बी अप टू 7 डेज। 7 डेज तक हम नॉर्मल जैसे कंसिडर करेंगे, 2 to 7। बट 7 डेज के बाद फिर वो अब नॉर्मल जैसे हम कंसिडर करेगा। तो इसलिए मेंस्ट्रुएशन होगा 1 to 5 डेज या 1 to 7 डेज। तो मेंस्ट्रुएशन क्या है, इट्स मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग और मेंसेस इज अ पीरियड, और पीरियड इज द फर्स्ट एंड मोस्ट एविडेंट पेज ऑफ यूट्राइन साइकिल। देखो, हमने मेंस्ट्रुएशन को मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग बोलेंगे, या मेंसेस बोलेंगे, या पीरियड्स बोलेंगे। तो ये क्या है, द फर्स्ट एंड मोस्ट एविडेंट पेज ऑफ यूट्राइन साइकिल। देखो, यूट्राइन साइकिल के अंदर मोस्ट एविडेंट पेज क्या है, वो मेंस्ट्रुएशन है, क्योंकि मेंस्ट्रुएशन इज विजिबल प्रोसेस। तो मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग है, वो ब्लीडिंग आएंगे तो समझ में आएगा कि मेंस्ट्रुएशन चल रहा है, या मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग चल रहा है, या मेंसेस चल रहा है। बट अदर प्रोसेस उतना एविडेंट नहीं है, उतना साइंस नहीं है ना, पॉजिटिव साइंस नहीं है, कंफर्मेटरी साइंस नहीं होगा। बट एविडेंट साइन क्या है और एविडेंट पेज क्या होगा, वो मेंस्ट्रुएशन है। इवन ओवेरियन साइकिल के अंदर, ओवेरियन साइकिल के अंदर फोलिकुलर डेवलपमेंट चल रहा है, फोलिकुलर फेज का कुछ एविडेंस नहीं है। ओवुलेशन में कुछ ओवुलेशन साइंस है, ओवुलेशन समझ में आएगा, उसके लिए काफी साइंस है। और उसके आगे का भी प्रोसेस है ना, और लुटियल फेज का भी उतना एविडेंस नहीं है। बट यहाँ सबसे ज्यादा एविडेंस और मोस्ट एविडेंट पेज क्या होगा, मेंस्ट्रुएशन होगा, क्योंकि वो विजिबल प्रोसेस है। ठीक है, तो मेंस्ट्रुएशन बेसिकली क्या है, इट्स अ श्रेडिंग ऑफ द स्ट्रेटम फंक्शनलिस लेयर ऑफ द एंडोमेट्रियम। देखो, एंडोमेट्रियम में बेसिकली 2 लेयर्स है, स्ट्रेटम स्ट्रेटम फंक्शनलिस और बेसेल। बेसेल लेयर और बेसल लेयर, वो तो बेसिक लेयर है जो इनर लेयर होगा, और सबसे सुपरफिशियल लेयर आएंगे स्टेटम फंक्शनालिस। ये स्टेटम फंक्शनालिस सिंपल कोलुमनार एपिथेलियम से बनाया है। अभी देखो, मेंस्ट्रुएशन के टाइम में 2 लेयर हैं, बेसल लेयर एंड
फंक्शनल लेयर, वो फंक्शनल लेयर निकल जाएगा, सेपरेट होगा। ये फंक्शनल लेयर हर मेंस्ट्रुएशन में सेपरेट होगा, वो निगल जाएंगे, वो प्रोसेस को बोलेगा मेंस्ट्रुएशन। फिर अगेन जो बेसल लेयर है ना, बेसल रहेगा, ये जो लेयर है ना प्रेजेंट होगा यूट्रेन और एंडोमेट्रियम में। फिर बाद में ये जो लेयर फिर से रीजनरेट हो जाएगा, तो एंडोमेट्रियम वापस आएंगे। तो हर साइकिल के टाइम में ये प्रोसेस हमेशा रिपीट हो रहा है। ठीक है। तो ट्रिगर क्या है, अभी मेंस्ट्रुएशन का रीजन क्या है, मेजर रीजन फॉर मेंस्ट्रुएशन क्या है, हम ऑलरेडी ओवेरियन साइकिल के अंदर डिस्कस किया है। एट द एंड ऑफ लूटियल साइकिल, लूटियल पेज के जो लास्ट में कॉर्पस लूटियम कन्वर्ट होगा इनटू अल्बिकेंस, तो प्रोजेस्टेरोन का लेवल सडनली डिक्लाइन होगा। तो वो सडन डिक्लाइन ऑफ प्रोजेस्टेरोन एंड ईस्ट्रोजन लेवल ड्यू टू द डीजनरेशन ऑफ कॉर्पस लूटियम, कॉर्पस लूटियम डीजनरेट होने की वजह से हार्मोन्स डिक्लाइन होगा। ये जो प्रोजेस्टेरोन डिक्लाइन हो गया तो एंडोमेट्रियम सस्टेन नहीं होगा, एंडोमेट्रियम का हेल्थ भी चले जाएगा, वो भी डिजनरेट होगा, वो फंक्शनल लेयर वहां से निकल जाएंगे। वो है मेंस्ट्रुएशन। तो फिजियोलॉजी क्या है, द रिलीज ऑफ प्रोस्टाग्लैंडिन्स विच कंस्ट्रिक्ट एंडोमेट्रियल ब्लड वेसल्स एंड causes spasm leading to ischemia and necrosis। तो देखो, ड्यूरिंग मेंस्ट्रुएशन हार्मोन लेवल वेरिएशन, हार्मोन्स में वेरिएशंस आएगा, प्रोजेस्टेरोन और ईस्ट्रोजन का लेवल डिक्लाइन होगा, उसके हिसाब से एंडोमेट्रियम से प्रोस्टाग्लैंडिन आएंगे। वो प्रोस्टाग्लैंडिन क्या करेगा, एंडोमेट्रियल ब्लड वेसल्स को कंस्ट्रिक्ट कर रहा है, एंडोमेट्रियल ब्लड वेसल कंस्ट्रिक्ट होगा, उसमें सिवियर स्पाज्म आएंगे। तो जैसे एंडोमेट्रियल ब्लड वेसल्स में स्पाज्म हो गया तो एंडोमेट्रियम में सफिशिएंट ब्लड सप्लाई नहीं होगा, और वो लेयर है ना एंडोमेट्रियम में नेक्रोसिस हो सकता है, इस्कीमिया होगा, क्योंकि ब्लड वेसल्स कंस्ट्रिक्ट हो गया, कोलैप्स हो गया, स्पाज्म हो गया, आगे ब्लड फ्लो नहीं है एंडोमेट्रियम में, फंक्शनल लेयर में, फंक्शनल लेयर में ब्लड सप्लाई नहीं है, तो वो नेक्रोटाइज हो जाएंगे, सेल डेथ होगा, वो लेयर निकल जाएगा। वो है मेंस्ट्रुएशन। यूमेनोरिया डिनोट्स नॉर्मल रेगुलर मेंस्ट्रुएशन। देखो एक टर्म है यूमेनोरिया, यू इन द सेंस नॉर्मल, यूमेनोरिया क्या है, नॉर्मल रेगुलर मेंस्ट्रुएशन इज व्हाट यूमेनोरिया, 2 to 7 डेज का जो प्रोसेस होगा नॉर्मल मेंस्ट्रुएशन। तो 2 to 7 डेज के अंदर होना है, 7 डेज से ज्यादा हो गया तो भी अब नॉर्मल जैसे कंसिडर करेगा, 2 डेज से कम में तो भी अब नॉर्मल जैसे कंसिडर कर रहा है। दिस इज अबाउट मेंस्ट्रुएशन। एवरेज ब्लड लॉस, अभी देखो मेंस्ट्रुएशन के टाइम में एवरेज ब्लड लॉस कितना है, वो 35 ml है। एवरेज ब्लड लॉस कितना है पूछेंगे तो 35 ml याद रखना, बट नॉर्मल इज कंसिडर्ड 10 to 80 ml। तो मैक्सिमम लेवल होगा 80 ml, सॉरी, मैक्सिमम इज व्हाट 80 ml। 80 ml से ज्यादा हो गया तो मेनोरेजिया जैसे हम कंसिडर करेगा, एक्सेस मेंस्ट्रुअल ब्लड और मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग है वो अपनॉर्मल है। तो 80 से ज्यादा है तो अपनॉर्मल जैसे कंसिडर करेंगे। इवन 30 के नीचे है, इफ इट इज लेस देन 30 ऑल्सो कंसिडर्ड अपनॉर्मल, बट नॉर्मल जैसे हम कंसिडर कर रहे हैं 10 to 80, बट कभी कभी 30 के नीचे भी क्या है अपनॉर्मल जैसे हमने कंसिडर करेंगे। दिस इज अबाउट मेंस्ट्रुएशन। अभी मेंस्ट्रुएशन के बाद देखो एंडोमेट्रियम निकल गया, वंस एंडोमेट्रियम चले गए तो आगे क्या है, देखो ये जो प्रोसेस चल रहा है 1 to 7 डेज, 1 to 7 डेज चल रहा है। ये जो 7 डेज में एफएसएच का लेवल ज्यादा है, जैसे हमने डिस्कस किया है इनिशियली, जो साइकिल में ओवेरियन साइकिल के हिसाब से एफएसएच ज्यादा होगा और फॉलिकल डेवलप होगा। तो फॉलिकल डेवलप हो गया, थोड़ा बहुत है ना सेकेंडरी फॉलिकल्स आ गया, ये जो स्टेज से ईस्ट्रोजन आएंगे। अभी रिमेनिंग 7 to 14 डे तक क्या होगा, ईस्ट्रोजन का लेवल इंक्रीज होगा। जैसे ईस्ट्रोजन आएंगे, वंस ईस्ट्रोजन आएगा, देखो अभी बहुत इंपॉर्टेंट है, ईस्ट्रोजन लेवल इंक्रीज हो रहा है। अभी ईस्ट्रोजन का लेवल ज्यादा हो गया तो वो क्या है, एंडोमेट्रियम को प्रोलिफरेट करने के लिए हेल्प करेगा, एंडोमेट्रियम का रीजनरेशन के लिए हेल्प करेगा वो। देखो अभी नेक्स्ट फेज आएगा, प्रोलिफरेटिव फेज। अभी नेक्स्ट फेज इज व्हाट, प्रोलिफरेटिव फेज। अभी प्रोलिफरेटिव फेज, अभी ये फोलिकुलर पेज के अंदर ही चल रहा है, सिमिलर टाइम में चल रहा है। ओवेरियन साइकिल के अंदर फोलिकुलर पेज चल रहा है, और यहाँ यूट्राइन साइकिल में प्रोलिफरेटिव पेज चल रहा है। प्रोलिफरेटिव फेज का मतलब क्या है, एंडोमेट्रियल प्रोलिफरेशन चल रहा है, एंडोमेट्रियल प्रोलिफरेशन इन द सेंस एंडोमेट्रियम रीजनरेट होगा, दोबारा आएंगे। ऑलरेडी वो तो चले गया है, वो डीजनरेट हो गया था, नेक्रोटाइज हो गया था, सेल डेथ हो गया, वो चले गया, वो फंक्शनल एंड
फंक्शनल एंडोमेट्रियम का बात कर रहा है, वो फंक्शनल एंडोमेट्रियम चले गया है। अभी ये दोबारा वापस आएंगे, वो है प्रोलिफरेटिव फेज। अभी ये जो पेस कब से कब तक होगा, 6th डे से या 7th डे से 14th, मतलब मेंस्ट्रुएशन एंड होने के बाद उसी टाइम से प्रोलिफरेशन स्टार्ट होगा। अगर 5 दिन में मेंस्ट्रुएशन एंड हो रहे तो 5 नेक्स्ट डे से क्या होगा, प्रोलिफरेशन स्टार्ट होगा। बट ये प्रोसेस कब तक जाएगा, ओवुलेशन का टाइम तक जाएगा। ठीक है, ओवुलेशन टाइम तक प्रोलिफरेटिव फेज होगा। अभी प्रोलिफरेटिव फेज में मेजर चेंजेस क्या है, एंडोमेट्रियम रीजनरेट होगा। इन दिस फेज ईस्ट्रोजन कॉसेस द लाइनिंग ऑफ द यूट्रस टू ग्रो और प्रोलिफरेट। अभी देखो ये जो फेज में मोस्ट इंपॉर्टेंट हार्मोन क्या है, ईस्ट्रोजन। द एंडोमेट्रियल थिकनेस फ्रॉम 1 mm टू 3.3 to 5 mm। देखो आफ्टर मेंस्ट्रुएशन एंडोमेट्रियम में सिर्फ एक ही लेयर बचा है, जो बेसल लेयर, और जो फंक्शनल लेयर जो है, ये दोनों लेयर है, सोच लेना, ये बेसल लेयर और ये फंक्शनल लेयर। ये फंक्शनल लेयर पूरा चले गया, अभी जो बचा है सिर्फ बेसल लेयर। वो बेसल लेयर कितना है, सिर्फ 1 mm थिकनेस है। अभी वापस आएंगे, ये जो फेस में प्रोलिफरेटिव फेस में वापस फंक्शनल लेयर वापस दोबारा आएंगे, तो थिकनेस कितना तक होगा, 3 to 5 mm तक आएंगे। ठीक है, 3 to 5 mm तक आएंगे ये जो स्टेज में। और ये जो फेज में प्रोलिफरेटिव फेज में, अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ईस्ट्रोजन द सर्विकल म्यूकस बिकम्स थिन। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट प्रोसेस। जो ईस्ट्रोजन का लेवल हाई होने के टाइम में और पीक होने के टाइम में क्या होगा, सर्विकल म्यूकस बिकम्स थिन। जब ईस्ट्रोजन ज्यादा है तो सर्विकल म्यूकस थोड़ा वाटरी जैसी होगा, और ज्यादा इलास्टिक होगा, क्लियर होगा, और ये ज्यादा अल्कलाइन हो जाएंगे। ये जो प्रोसेस को बोलेगा स्पिन बार्केट फिनोमिनन। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फाइंडिंग, स्पिन बार्केट फिनोमिनन। इवन स्पिन बार्केट फिनोमिनन ओवुलेशन का एक साइन भी है। ओवुलेशन के टाइम में कैसे समझ में आएगा ओवुलेशन टाइम, वो ओवुलेशन प्रेडिक्ट कर सकता है बाय द चेंजेस ऑफ सर्विकल म्यूकस। क्योंकि सर्विकल म्यूकस पहले ज्यादा थिक है, अभी देखो वाटरी जैसे होगा, ज्यादा इलास्टिक होगा। उसमें इलास्टिक कैरेक्टर्स आएंगे, जैसे फिंगर में स्ट्रेच करेंगे तो मिनिमम 1 इंच तक स्ट्रेचेबल होगा सर्विकल म्यूकस। कैन बी स्ट्रेचेबल अप टू 10 सेंटीमीटर, मतलब वो 10 सेंटीमीटर तक वो स्ट्रेचेबल होगा म्यूकस। वो ज्यादा वाटरी होगा और इलास्टिक हो जाएंगे। ये जो चेंजेस को बोलेगा स्पिन बार्केट फिनोमिनन। इवन वो ज्यादा अल्कलाइन भी है, सर्विकल म्यूकस पहले थोड़ा बहुत है एसिडिक जैसे ही है, क्योंकि अदर टाइम में वो थोड़ा एसिडिक होगा बिकॉज ऑफ द प्रोजेस्टेरोन। सर्विकल म्यूकस है ना, आगे प्रोलिफरेटिव फेज के बाद फिर आगे सेक्रेटरी फेज होगा, नहीं तो लूटियल फेज होगा। देखो लूटियल फेज में ईस्ट्रोजन के जगह में प्रोजेस्टेरोन ज्यादा है। वो जो टाइम पीरियड में क्या होगा, सेक्रीशन, ये जो सर्विकल म्यूकस ज्यादा थिक होगा और थोड़ा ज्यादा एसिडिक होने का चांस है, वो एसिडिक कैरेक्टर में जाएंगे। बट देखो ये जो ओवुलेशन का टाइम है ना, ओवुलेशन के टाइम में अल्कलाइन होना चाहिए सर्विकल म्यूकस, क्योंकि स्पर्म एसिडिक मीडियम में सरवाइव नहीं करेगा, वो मर जाएगा। तो इसीलिए अगर 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 स्पर्म इजैकुलेट हो गया तो स्पर्म्स का जो सर्वाइवल के लिए अल्कलाइन पीएच होना चाहिए। इसीलिए ये जो टाइम पीरियड में ओवुलेशन के जो टाइम है ना, प्रोलिफरेटिव का जो लास्ट में क्या होगा, ओवुलेशन होगा, उसी टाइम में क्या है, अल्कलाइन पीएच चल रहा है। ठीक है, आज ईस्ट्रोजन इंक्रीसेस इट सप्रेसेस एफएसएच एंड इंक्रीसेस द सेक्रीशन ऑफ एलएच। ये पॉइंट हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है। ईस्ट्रोजन पीक लेवल में आएंगे तो एलएच सर्जिंग होगा, एलएच पीक लेवल में आएंगे तो ओवुलेशन होगा। ठीक है, ओवुलेशन के बाद अभी नेक्स्ट पेज स्टार्ट होगा, दैट इज सेक्रेटरी पेज। अभी देखो सेक्रेटरी पेज इज करस्पॉन्ड टू लूटियल फेज, वो लूटियल पेज जैसे ही है। सेक्रेटरी पेज 15 to 28 डे के बीच में चल रहा है, मतलब आफ्टर ओवुलेशन स्टार्ट होगा सेक्रेटरी फेज, नेक्स्ट मेंस्ट्रुएशन तक सेक्रेटरी फेज कंटिन्यू रहेगा। सेम टाइम में ओवेरियन साइकिल के अंदर लूटियल फेज चल रहा है। बट यहाँ सेक्रेटरी फेज में एंडोमेट्रियम में क्या चेंजेस होगा, अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ प्रोजेस्टेरोन। देखो ये जो फेज करस्पॉन्ड टू लूटियल फेज ऑफ द ओवेरियन साइकिल, लूटियल फेज जैसे ही है ओवेरियन साइकिल में। ड्यूरिंग दिस फेज corpus luteum produces progesterone, which plays a vital role in making the endometrium receptive to implantation of the blastocyst and support early stages of pregnancy by increasing blood flow and uterine secretion। देखो फर्दर डेवलपमेंट चल रहा है एंडोमेट्रियम में, ये जो पेस में, मतलब
15 to 28 डेज के बीच में प्रोजेस्टेरॉन का लेवल हाई रहेगा। ये प्रोजेस्टेरॉन एंडोमेट्रियम को फर्दर स्टिमुलेट कर रहा है, तो एंडोमेट्रियम और डेवलप होगा। तो उसमें एंडोमेट्रियम में क्या है, सारे ग्लैंड्स डेवलप होगा, एंडोमेट्रियल ग्लैंड्स ज्यादा डेवलप होगा, ब्लड वेसल्स ज्यादा डेवलप होगा। ये सारे प्रोसेस होगा सेक्रेटरी फेज में अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ प्रोजेस्टेरॉन, क्योंकि एंडोमेट्रियम अभी प्रिपेयर हो रहा है। एंडोमेट्रियम में प्रिपरेशन चल रहा है फॉर रिसीविंग रिसीविंग ब्लास्टोसिस्ट। ये ब्लास्टोसिस्ट क्या है, फर्टिलाइज्ड एम्ब्रियो का एक स्टेज है। फर्टिलाइजेशन के बाद मैंने ऑलरेडी बोल चुका है साइगोट फॉर्म होगा, फिर आगे सेल डिविजन के बाद मोरुला आएंगे, मोरुला के बाद फिर आएगा ब्लास्टोसिस्ट। तो ब्लास्टोसिस्ट क्या है, उसमें सिस्ट है अंदर कैविटी जैसे ही है, वो यूट्राइन कैविटी में आएगा। उसके पहले वो फालोपियन ट्यूब में है मोरुला। ब्लास्टोसिस्ट यूट्राइन कैविटी में आएंगे, तब क्या है, इम्प्लांटेशन होना है। वो इम्प्लांटेशन के लिए रेडी हो जाएगा एंडोमेट्रियम, ये जो पेस में। अभी देखो थिकनेस हमने डिस्कस किया था 3 to 5 मिलीमीटर चल रहा है एट द एंड ऑफ प्रोलिफरेटिव फेज, बट सेक्रेटरी फेज के लास्ट में वो थिकनेस कितना होगा, समथिंग 7 to 14 mm तक होगा, इतना जो ज्यादा होगा। और एवरेज 10 मिलीमीटर जैसे चल रहा है, मिनिमम एन एवरेज 10 mm तक, मिलीमीटर तक है ना, थिकनेस होगा एंडोमेट्रियम में। इवन 14-15 मिलीमीटर तक हो सकता है एंडोमेट्रियम का थिकनेस, मतलब 3 times ज्यादा हो गया थिकनेस, उतना एंडोमेट्रियम डेवलप हुआ है ये जो स्टेज में। तो आगे क्या होगा, अगर फर्टिलाइज हुआ है और फर्टिलाइजेशन हो गया, तो क्या है, फर्टिलाइज्ड ओवम यूट्राइन कैविटी में आएंगे और वो एंडोमेट्रियम में इम्प्लांट होगा। इम्प्लांट हो गया तो उसको सपोर्ट करने के लिए काफी एंडोक्राइन आई मीन एंडोमेट्रियल ग्लैंड्स प्रेजेंट है अभी ये जो स्पेस में, और सारे ब्लड वेसल्स हैं, न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करेगा, सपोर्ट करेगा प्रेगनेंसी को। तो ये सारे चीज एंडोमेट्रियम को करना होगा आगे आफ्टर फर्टिलाइजेशन, वो तो करेगा अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ प्रोजेस्टेरॉन। फिर आगे प्रोजेस्टेरॉन कंटिन्यू है ना, हाई होना चाहिए ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, वो तो हमने प्रेगनेंसी के टाइम में आगे डिटेल डिस्कस करेंगे। इतना है रिगार्डिंग इतना है रिगार्डिंग यूट्राइन साइकिल। अभी देखो हमने यूट्राइन साइकिल डिस्कस किया है, और एडिशनली ओवेरियन साइकिल हमने डिस्कस किया है। ये ओवेरियन साइकिल और यूट्राइन साइकिल टुगेदर आएगा मेंस्ट्रुअल साइकिल के अंदर। ये साइक्लिकल प्रोसेस है, रेगुलरली हर मंथ में होगा। रेगुलर साइकिल इज व्हाट 28 डेज, बट उसमें जो टाइम में चेंजेस होने का चांस है, इतना है। अभी ये जो चैप्टर में काफी इंपॉर्टेंट एरिया है, इसमें टाइम ड्यूरेशन से रिलेटेड क्वेश्चंस आएंगे कि ये जो अलग अलग फेजेस कब होगा, और अलग अलग फेज में कौन सी हार्मोन इंपॉर्टेंट है। तो जैसे ओवेरियन साइकिल में याद रखना, फोलिकुलर फेज में एफएसएच मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ओवुलेशन के टाइम में एलएच काफी इंपॉर्टेंट है, उसके बाद लूटियल फेज में प्रोजेस्टेरॉन ज्यादा काफी इंपॉर्टेंट है। जैसे यूट्राइन साइकिल के अंदर मेंस्ट्रुएशन चल रहा है, मेंस्ट्रुएशन में कोई हार्मोन का इंपॉर्टेंस नहीं है, बट हार्मोन डिक्लाइन होने की वजह से मेंस्ट्रुएशन होगा, प्रोजेस्टेरॉन और ईस्ट्रोजन सडनली डिक्लाइन होगा, विड्रॉ होगा, तब क्या है, मेंस्ट्रुएशन होगा। फिर उसके बाद प्रोलिफरेटिव फेज चल रहा है, प्रोलिफरेटिव फेज में मोस्ट इंपॉर्टेंट है ईस्ट्रोजन, क्योंकि ये प्रोलिफरेशन होगा ईस्ट्रोजन के जो इन्फ्लुएंस में। फिर आगे सेक्रेटरी फेज में प्रोजेस्टेरॉन का जो रोल चल रहा है मैक्सिमम। ठीक है, इतना है। बाकी जो टाइम पीरियड वगैरह कैसे है, क्या चेंजेस आएगा, ये सारे चीज इंपॉर्टेंट है। इतना है अबाउट मेंस्ट्रुअल साइकिल। अभी उसका जो रिमेनिंग डिटेल क्लासेस के लिए हमारा आप विजिट कर लीजिए, स्पार्क नर्सिंग एकेडमी का आप डाउनलोड करके देख लीजिए, तो उसमें जो सारे क्लासेस डिटेल में मिल जाएगा। इतना है। थैंक यू।